सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। सबसे पहले तो आपसे माफ़ी मांगते हैं कि इतने दिनों से आपसे राब्ता नहीं कायम हो सका। वजह वही थी जो हर साल होता है, जब मौसम बदलता है तो गला बहुत ख़राब होता है। पिछले साल भी बहुत तंग हुए थे और इस साल भी तकरीबन एक हफ्ता हो गया है गला साथ नहीं दे रहा था। 3 दिन तो आवाज़ बहुत कम थी, लेकिन आज थोड़ा सा ठीक हुआ तो हिम्मत हुई आपके रूबरू होने की। तो थोड़ा बर्दाश्त करना, इस गले के साथ भी आपसे बात करनी जरूरी थी। हुआ कुछ ऐसे कि 4-5 दिन पहले मुंबई के रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर इसाक भागवत साहब की एक इंटरव्यू मैंने एक मराठी चैनल पे सुनी। उसमें काफ़ी सारे उन्होंने अहम खुलासे किए हैं जो अभी तक शायद उन्होंने कभी अपनी किताब में या कहीं और ये बातें नहीं की थी जो इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कही। और ये सब बातें हैं किसी और के बारे में नहीं, अपने ज़माने के खूंखार किस्म के रहे अंडरवर्ल्ड के किरदार, करैक्टर मनिया सुरवे को लेकर। मनिया सुरवे को लेकर कुछ नई बातें उन्होंने सामने लाई हैं, उनमें पे एक एक करके बात करेंगे। मेरे गले की हालत देखते हुए हमारे मुंबई के सहयोगी, हमारे मित्र संदेश ने ये एक हमें ब्रीफ बना के भेजा है, छोटा सा, कुछ 1.5-2 मिनट का है। उस मराठी में इंटरव्यू में इसाक भागवत साहब ने जो बड़ी बातें की हैं वो एक एक करके आपको बताएंगे। पहले तो जो उस पूरी वार्तालाप का तात्पर्य है, जो इसाक भागवत कहना चाहते हैं उस एनकाउंटर के बारे में और मनिया सुरवे की बैकग्राउंड के बारे में, वो आप एक बार सुन लीजिए। उसके बाद आगे की बात जो है वो जारी रखेंगे। सुनिए। कुछ दिनों पहले रिटायर्ड एसीपी इसाक बागवान ने एक चैनल को इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने कई नए खुलासे किए, जिसमें उन्होंने बताया कि उस ज़माने में मनिया सुरवे की दहशत पब्लिक के साथ साथ पुलिस वालों में भी कितनी ज़्यादा थी। मनिया सुरवे के भाई भार्गव सुरवे की दुश्मनी दांडेकर नाम के एक क्रिमिनल से थी और ये दुश्मनी एक मटके के धंधे को लेकर थी। तो भार्गव सुरवे ने जब दांडेकर का मर्डर किया तो मनिया सुरवे भी उस मर्डर में शामिल था। इस मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर दाभोलकर ने किया था और इस केस में मनिया सुरवे कन्विक्टेड हो गया था। इसलिए मनिया सुरवे के दिल में इंस्पेक्टर दाभोलकर के लिए बहुत गुस्सा भरा हुआ था। जब इस केस की सुनवाई चल रही थी, उसी दौरान मनिया सुरवे ने इंस्पेक्टर दाभोलकर को कई बार धमकी दी कि वो उन्हें जान से मार देगा। इसके बाद मनिया सुरवे को दांडेकर मर्डर केस में उम्र कैद की सज़ा हुई, लेकिन साल 1979 में रत्नागिरी जेल से भागने के बाद मनिया सुरवे ने फिर से इंस्पेक्टर दाभोलकर को धमकियां देना शुरू कर दिया। उस वक्त मनिया सुरवे की दहशत पुलिस वालों में भी इतनी थी कि इंस्पेक्टर दाभोलकर अपने घर में सोने से पहले अपने घर को बाहर से लॉक करवा देते थे। माटुंगा पुलिस स्टेशन के नज़दीक ही इंस्पेक्टर दाभोलकर का घर था। बाद में पुलिस से रिटायर होने के बाद सिर्फ मनिया सुरवे की दहशत की वजह से इंस्पेक्टर दाभोलकर मुंबई छोड़कर अपनी बेटी के पास रहने के लिए दिल्ली चले गए थे। इसाक भागवत साहब ने मनिया सुरवे की दहशत का एक और किस्सा बताया, जहां मनिया सुरवे के सामने एक होटल में एक कांस्टेबल चाय पी रहा था। तो मनिया सुरवे ने उस कांस्टेबल को अपना नाम बताया और उसे बहुत गालियां दी। वो कांस्टेबल इतना डर गया कि उसके हाथ से चाय का कप नीचे गिर गया और वो कांस्टेबल वहां से निकल गया। इसके कुछ दिनों बाद मनिया सुरवे के गैंग मेंबर प्रकाश उर्फ शेंडी मिसाल को पुलिस वाले कोर्ट से जेल में लेके जा रहे थे। उसी वक्त मनिया सुरवे ने एस्कॉर्ट पार्टी के 2 पुलिस हवलदारों को धारदार हथियार से जख्मी करके
प्रकाश उर्फ शेंडी मिसाल को वहां से भगा के ले गया। मन्या सुर्वे ने एक बार मस्तकार ट्रेवल्स के मालिक अशोक मस्तकार को पैसों के लिए धमकी दी थी। जब अशोक मस्तकार ने मन्या सुर्वे को पैसे देने से मना कर दिया तो मन्या सुर्वे ने उनके चेहरे पर एसिड डाल के उनका चेहरा जला दिया था। इस हमले में अशोक मस्तकार की जान तो बच गई थी, लेकिन जहां उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था वहां कुछ दिनों बाद मन्या सुर्वे डॉक्टर के भेष में पहुंचा और फिर एक बार उसने अशोक मस्तकार को पैसों के लिए धमकी दे दी थी। तो दोस्तों, आपने सुना। अब इसके बारे में प्रोग्राम के आज के एपिसोड के आखिर में एक बार इन सब बातों के पे एक बार फिर बात करेंगे। लेकिन अगली बात, जो बड़ी बात भगवान साहब ने बताई, वो मुझे भी याद है, लेकिन कभी ऐसा मौका मिला नहीं कि वो बात कर सकते। वो था कि कैसे एनकाउंटर के पहले भी एक बार मन्या सुर्वे को घेरा गया था। एक छोटी सी पहाड़ी, जिसको टेकड़ी कहते हैं मराठी में, वहाँ पे कहीं छुपा हुआ था और पुलिस को पक्की इन्फॉर्मेशन थी। और जब उसको पकड़ने जाते हैं तो कैसे वहाँ से बचता है, वो बात भी आप एक बार हमारे सहयोगी संदेश से सुन लीजिए, जैसे कि इसाक बागवान ने उस किस्से का बयान किया है। सुनिए। मन्या सुर्वे का एनकाउंटर होने से पहले करीब 2 साल तक पुलिस मन्या सुर्वे को खोज रही थी। उसी सिलसिले में एक दिन पुलिस के पास एक जानकारी आई कि भिवंडी में एक इलाका है जहां पे एक टेकड़ी पे मन्या सुर्वे छुपा हुआ है। रात में मन्या सुर्वे को पकड़ने के लिए पुलिस वालों ने उस टेकड़ी को नीचे से घेरना शुरू कर दिया था, लेकिन वहाँ पे जो टेकड़ी के आसपास आवारा कुत्ते थे, जो स्ट्रीट डॉग थे, उन्होंने पुलिस वालों को देखकर जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुन के मन्या सुर्वे अलर्ट हो गया और वहाँ से भाग गया। और अब आपको बताएंगे वो इंटरेस्टिंग बात जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी। मन्या सुर्वे का एनकाउंटर होता है बडाला में। उसके बाद दूसरे दिन मुंबई के सबसे बड़े मराठी अखबार महाराष्ट्र टाइम्स में एक खबर छपती है कि जिस आदमी का कल एनकाउंटर हुआ वो मन्या सुर्वे नहीं था, उसका उस जैसा देखने वाला लोकालाइक कोई और आदमी था। और ये खबर दी थी हमारे परम मित्र भरत कुमार राउत ने, जो बाद में शिवसेना की तरफ से राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट भी बने। बहुत बढ़िया नफीस इंसान है, अच्छे ईमानदार पत्रकार हैं। आज तक उनके दामन पे कोई दाग नहीं है। अब उन्होंने ऐसी खबर क्यों चलाई, इसका एक जिसको हम कह सकते हैं कि कंटेक्स्ट ये था कि मुंबई के लोग ये मानते नहीं थे कि मन्या सुर्वे इस तरह पुलिस के हाथ में आएगा और एनकाउंटर में मारा जाएगा। और एक पुलिस के करैक्टर के ऊपर भी एक शक किया जाता था कि पुलिस हमेशा गलत एनकाउंटर करती है। हालांकि उस समय तक ये पहला ही एक बड़ा एनकाउंटर था। उसके पहले तो किसी ने ऐसा सुना ही नहीं था कि किसी क्रिमिनल को एनकाउंटर में मार कराया जा सकता है। तो शायद उस बात को लेके भरत कुमार राउत ने वो खबर छापी। उसका जिक्र भी पहली बार इसाक बागवान ने किया है, वो भी आप एक बार सुन लीजिए। मन्या सुर्वे के एनकाउंटर के दूसरे दिन महाराष्ट्र टाइम्स न्यूज़पेपर में रिपोर्टर भरत कुमार राव ने एक आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि एक दिन पहले जिस आदमी का पुलिस एनकाउंटर हुआ है वो असली मन्या सुर्वे नहीं है। मन्या सुर्वे की जगह कोई दूसरा आदमी मारा गया है और असली मन्या सुर्वे अभी भी जिंदा है। इसके बाद क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल्स ने मन्या सुर्वे के जो रिकॉर्ड पे फिंगरप्रिंट्स थे उनको और मन्या सुर्वे की डेड बॉडी से फिंगरप्रिंट लेके दोनों फिंगरप्रिंट्स को टैली करवाया
तब तक मन्या सुर्वे के डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। अभी थोड़े दिन पहले एक एपिसोड में हमने आपको बताया था कि मनिया सुर्वे पढ़े लिखे गैंगस्टर में से एक था, दिमागी आदमी था और काफ़ी तेज तर्रार था। प्लानिंग करना, आगे का फ्यूचर का सोचना उसका बड़ा हाथ था और अपने और उसके साथियों के ऊपर जो पुलिस का प्रेशर बढ़ रहा था उसको लेकर मनिया ने एक प्लानिंग की, ऐसा मानना है इसाक बागवान का। क्या प्लानिंग थी वो भी आप सुन लीजिए। इसाक बागवान ने अपने इंटरव्यू में एक और नया खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मन्या सुर्वे और उसके गैंग मेंबर्स मुंबई में जो फॉरेनर्स टूरिस्ट बन के आते हैं उनको किडनैप करके और उनको बंधक बना के मन्या सुर्वे और उसके गैंग मेंबर्स के ऊपर पुलिस द्वारा जितने भी केसेस लगाए गए थे उन केसेस को हटाने के लिए पुलिस को ब्लैकमेल करने की तैयारी में थे, लेकिन बाद में किसी वजह से वो इस घटना को अंजाम नहीं दे पाए थे। और दोस्तों अब बात करेंगे अपने मुताबिक, मतलब इसाक बागवान के मुताबिक उनका दाऊद इब्राहिम के साथ उन दिनों में जो इंटरेक्शन हुआ। हालांकि उन दिनों में दाऊद को इतना बड़ा गैंगस्टर नहीं था। जब मनिया सुर्वे का एनकाउंटर होता है 1982 में, दाऊद तो हेडलाइन में आया जब 84 के दिसंबर के आखिर में सामद खान का मर्डर होता है। अब क्योंकि साबिर दाऊद के बड़े भाई को मारने में अमीरजादा का सबसे बड़ा रोल था। हालांकि उस हमले में सामद खान नहीं था, लेकिन बाकी पठान लड़के थे। वो किस्सा हमने आपको सुनाया। चश्मदीद अकबर लाला की बातें भी आपको सुनाई थी जो गाड़ी चला रहा था। अब इसाक बागवान साहब उस कत्ल के बाद दाऊद के साथ उनकी जो जो बातें हुई वो बता रहे हैं। एक बार आप वो भी सुन लीजिए। इसाक बागवान ने अपने इंटरव्यू में ये बताया कि दाऊद इब्राहिम के कई अड्डों पर डी कंपनी के मेंबर्स को अरेस्ट करने के लिए जब इसाक बागवान पहुंचते थे तो दाऊद इब्राहिम खुद बीच में आकर बीच बचाव किया करता था। उसी दौरान कई बार इसाक बागवान और दाऊद इब्राहिम के बीच में तू मैं भी हो गई थी और कई बार उन दोनों का झगड़ा भी हो गया था। दाऊद इब्राहिम के भाई साबिर का मर्डर होने के बाद इसाक बागवान एक वकील को अपने साथ लेकर दाऊद इब्राहिम के पास उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए पहुंच गए थे, लेकिन उस वक्त दाऊद इब्राहिम ने इसाक बागवान को ये कहकर वापस भेज दिया कि हमें किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं देना, हम अपने दुश्मनों से अपने तरीके से निपट लेंगे। इसाक बागवान ने कहा कि जब डेविड परदेसी ने दाऊद इब्राहिम के कहने पर कोर्ट में आमिरजादा के ऊपर हमला करके उसको मार दिया, उसके बाद इसाक बागवान दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आमिरजादा मर्डर केस में दाऊद इब्राहिम ने पहले ही एंटीसिपेटरी बेल ले लिया था, इसलिए शुरुआत में इसाक बागवान दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार नहीं कर पाए थे। भायखला के गैंगस्टर रमा नाइक के बारे में इसाक बागवान साहब ने कहा कि जब पुलिस वालों को रमा नाइक से कोई भी जानकारी या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी तब वो पुलिस को पूरी तरह से कोऑपरेट करता था। किसी मामले में उसका नाम आने पर कि उसको सिर्फ एक फ़ोन करने के बाद वो पुलिस स्टेशन में हाजिर हो जाता था। इसी के साथ साथ प्रोफेसर शांता देवी मर्डर केस जो लोकल ट्रेन में हुआ था उसकी जानकारी लेने भी इसाक बागवान रमा नाइक के मटका अड्डे पर पहुंच गए थे। ठीक उसी वक्त शेख मुनीर भी वहां पे आया हुआ था। तो शेख मुनीर को जब पता चला कि इसाक बागवान रमा नाइक से मिलने वहाँ पे आए हुए हैं तो उसने उनको मारने की तैयारी कर दी। इसी वक्त रमा नाइक ने इसाक बागवान को रिक्वेस्ट किया कि फ़िलहाल आप यहाँ से चले जाइए, आपको जो भी जानकारी चाहिए वो मैं आपको कल तक दे दूँगा। दोस्तों कुछ बातें जो निकल के सामने आती हैं, जब मनिया सुर्वे का एनकाउंटर होता है तो सब इंस्पेक्टर इसाक बागवान नए नए
पुलिस फोर्स में थे, कोई ज़्यादा समय हुआ नहीं था, क्राइम ब्रांच में थे और इनके सीनियर थे जो क्राइम ब्रांच में उनके साथ उनके हुक्मों पे काम करते थे। उनका अपना कहना है, अपनी किताब में ये मानना है कि मैं उस एनकाउंटर टीम का मेंबर बनने वाला नहीं था, मैं तो लास्ट मोमेंट पे ऐड किया गया, तो कुछ काम कर रहे थे। तो इनको उस समय के जो क्राइम ब्रांच के चीफ थे रामाचंद्रन साहब, उन्होंने इसलिए शामिल कर लिया था कि ये इसाक बागवान बहुत दुबले पतले थे, यंग थे और स्टूडेंट सरीखा लगते थे, क्योंकि कॉलेज के बाहर उसको घेरना था जो इन्फॉर्मेशन थी। तो लास्ट मोमेंट के इसाक बागवान को उस टीम में ऐड किया गया जिसमें और भी 10-12 ऑफिसर थे। यशवंत भिड़े की इन्फॉर्मेशन थी, जो पूरी इन्फॉर्मेशन के कितने बजे कौन सी गाड़ी में कहाँ पे मनियासर में पहुँचेगा, उसके ऊपर वर्कआउट करते हुए ऑफिसर को चुना गया, जिनमें तकरीबन सब के सब ऑफिसर को मैं जानता हूँ। सभी सब के सब यंग थे, लेकिन कुछ उनमें से फिजिकली स्ट्रांग थे, यंग थे, लेकिन स्टूडेंट नहीं लगते थे, कॉलेज स्टूडेंट नहीं लगते थे। तो एक इसाक बागवान ही दुबले पतले, आज भी वैसे ही हैं दुबले पतले, ये एक स्टूडेंट लगते थे तो घुल मिल जाते थे। तो जो प्लानिंग पूरी की गई थी वो रणबीर लेखा जो एसीपी थे उन्होंने की थी, और यशवंत भिड़े जो तभी इंस्पेक्टर थे उन्होंने की थी। अब जिस शख्स को लास्ट मोमेंट पे ऑपरेशन में लिया जाता है, उनको तभी कोई नॉलेज नहीं थी कि मनियासर में है कौन, क्या करता है, कैसा दिखता है। बाद में उन्होंने रिसर्च की होगी। अब एनकाउंटर हो गया, गोली बागवान के हाथ से चल गई, बंदा मर गया। अब आपको बहुत से लोगों को मेडल भी मिले, और उसके बाद उन्होंने स्टडी की होगी कि मनियासर को मारा क्यों गया। अब रिसर्च करने वाले और पूरी प्लानिंग करने वाले और जो ऑपरेशन का हिस्सा नहीं थे, एक्चुअल ऑपरेशन का, एनकाउंटर का, बिहाइंड द सीन काम कर रहे। अब वो पूरी डिटेल कैसे वरदराजन के साथ ये बात हुई, और लगता है कि बागवान ने काफ़ी मेहनत की होगी, जानने की कोशिश की होगी कि अगर मनियासर को मारा गया तो क्यों मारा गया। हम आगे की बात करते हैं। डबोलकर के रोल के बारे में जो बागवान ने कहा कि वो इतना डर गए थे मनियासर से कि वो रिटायरमेंट के बाद माटुंगा के पास जो उनका घर था वो छोड़ के दिल्ली अपनी बेटी के पास चले गए। मुझे लगता नहीं कि डबोलकर मनियासर से डर के दिल्ली भागेगा या अपने घर को बाहर से ताला लगवा के सोएगा। वो बहुत डेयरिंग ऑफिसर था, वो परवाह नहीं करता था। और ये कुछ बातें होती हैं जो शायद मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो बागवान साहब के पास हो, और उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। अभी माटुंगा मैं मान सकते हैं कि उसकी जान को खतरा था डबोलकर की, क्योंकि मनियासर में बदले बहुत लेता था। इसीलिए शायद उसने एंटोपिल में माटुंगा पुलिस स्टेशन के एकदम नज़दीक गवर्नमेंट कॉलोनी, उसमें एक घर भी किराए पे लिया था। उसका जिक्र भी हम एक एपिसोड में कर चुके हैं, जो उसके पहले कहीं नहीं आया था। और डबोलकर के जहाँ रहता था माटुंगा, वो वरदराजन मुडलियार का एरिया था, तो कहीं ना कहीं मुडलियार एंगल वहाँ भी आता है। तो खैर उसके बाद डबोलकर साहब वापस आए नहीं आए, अपने घर पे वापस पहुँचे या नहीं पहुँचे, या दिल्ली में
रहे, ये अभी और रिसर्च का विषय है। लेकिन जो भी हो, इसहाक बागवान ने एक बार फिर एक हॉर्नेट्स नेस्ट जिसको कहते हैं उसको हाथ लगाया है। बहुत सी नई बातें कही हैं जिनके ऊपर आने वाले दिनों में बहुत चर्चा होता रहेगा। एक बार फिर हमारे सहयोगी संदेश का बहुत बहुत धन्यवाद। इस मेरी मुश्किल की घड़ी में उन्होंने एक बार फिर मेरा साथ दिया। जो बातें मैं करनी चाहता था उन्होंने अपनी बड़ी अच्छी आवाज़ में और अच्छी रिसर्च में सब बातें कही। और आप सबका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने का। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।